हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग जो हमारा प्रसार शिक्षा चल रहा है उसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यवृत्ति तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य जो और साथ में क्या जो एजेंडा है, कार्यवृत्ति तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाला लीडर, मतलब अच्छे से आपको क्लियर कर दे कि हमें क्या करना है किसी समूह में। अगर हम सहकारिता के सहभागिता एक साथ हम कार्य कर रहे हैं तो उसको कौन सा लीडर कहेंगे? निदेशात्मक लीडर, सहभागी लीडर और संपोषक लीडर या फिर उपलब्धि अभिमुख लीडर। तो यहाँ पर जो सदस्यों के विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए दिशा निर्देश दे रहा है और ये लक्ष्य, कार्यवृत्ति, प्रत्याशा को स्पष्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि निर्देश देते हुए कह रहा है। तो सबसे पहले पहली बात तो इसी से हमें आंसर मिल जाएगा, वो कौन सा लीडर कहलाएगा? निदेशात्मक लीडर कहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। किसका? विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, याददाश्त, अवरोधन। तो इसमें जो ब्लूम के अधिगम के उद्देश्य हैं उनके वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। तो उसमें कौन कौन सी संकल्पनाओं का समावेश है? तो ये कूट के हिसाब से है, यहाँ पर दिए हुए कोड दिया हुआ है, आप इसको देख लें। ABC, BCD, CDE और BDE। तो विश्लेषण, संश्लेषण और बोध, ठीक है। विश्लेषण, संश्लेषण और बोध ये करेक्ट है हमारा। तो ये हमारा किस में आ जाता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पर आ जाएगा। क्या क्या आएगा? विश्लेषण, संश्लेषण एवं बोध जो है वो ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में ये संकल्पनाओं का समावेश होता है। तो ABC, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D एड्स हैं। 2D एड्स कौन कौन से होते हैं? टू डायमेंशन की बात यहाँ पर कर रहा है, मतलब लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है। इसमें है, पहला है आपका फ्लैश कार्ड, दूसरा है फ्लिप चार्ट, पोस्टर है, अभियान है, रेडियो है। ये भी कूट की सहायता से ही ये प्रश्न किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो आपके 2D के अंतर्गत आते हैं, फ्लिप चार्ट्स भी आपके 2D के अंतर्गत आएंगे, पोस्टर्स भी हमारे 2D के अंतर्गत, बल्कि जो अभियान है, जो एक तरह की कैंपेनिंग होती है वो, और रेडियो, ये सब हमारे 2D के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे विकल्प में तो यहाँ पर पहले में है ABC, दूसरा है BCD, तीसरा है ABD और चौथा है ACD। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिल गया है वो है आपका ABC, मतलब उन्मेषण कार्ड, उत्प्रेक्षण चार्ट और पोस्टर। तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस बात पर, किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? अगर प्रसार कार्य करता है तो उसकी सफलता किस बात पर, जो मौलिक गुण है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिस पर कि वह निर्भर करती है? उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, फिर उसके बाद अगला है उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता। जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको चारों ही सबसे मतलब सब ठीक लगेगा, लेकिन इसमें आप देखें तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसका व्यक्तित्व एवं जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। क्योंकि जब तक वो लोगों के साथ कनेक्टिविटी को बनाएगा नहीं तब तक कोई भी प्रसार कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं कर पाएगा। तो अगर देखा जाए तो आप पहले देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन में प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, उसका वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, फिर नेक्स्ट है
तीसरा ऑप्शन है उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, फिर डी है उसकी विद्वता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता जो है उसकी सफलता उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण मौलिक गुण के अंतर्गत आती है। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका का प्रसार कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जो प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र है वो कैसा है, बहुआयामी है, उसके बहुआयामी है और उसे लोगों के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आना होता है, और प्रसार के अंतर्गत कार्यकर्ता को अत्यंत कठिन भूमिका निभानी पड़ती है। उसे शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही स्थानों पर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि समस्याओं को लेकर के वह अनुसंधान केंद्र विशिष्ट एक्सपर्ट्स के पास जाता है और वहां से समस्याओं के समाधान को ले आकर के फिर गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करना है, गुणात्मक वृद्धि, परिमाणात्मक वृद्धि, उपरोक्त दोनों, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है, ए और बी दोनों, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि देता है। तो जो आपका प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण गुणात्मक वृद्धि तथा परिमाणात्मक वृद्धि दोनों निरीक्षण प्रदान करता है, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के दोनों प्रकार की ग्रोथ को प्रदान करता है। वास्तव में प्रसार कार्य वह औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं गरीब लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना है। प्रसार शब्द हम सभी जानते हैं किसका रूपांतरण है, अब एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, एक्सटेंशन का रूपांतरण है, और एक्सटेंशन शब्द कहाँ से, लैटिन भाषा का शब्द है। एक्सटेंशन की बात अगर मैं करूँ तो ये किस भाषा का शब्द है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि टेंशन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना एवं प्रसारित करना। एक्स और टेंशियो दो प्रकार के वर्ड्स हैं। एक्स मीन्स बाहर निकालना और टेंशियो मतलब टू एक्सटेंड, खींचना किसी चीज को, तो ये एक्सटेंशन का वर्ड है। अगला प्रश्न है, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवार में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह किसका उदाहरण है। ये प्रश्न आया हुआ है, ये आपका पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है कि किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवार में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात है, यह किसका उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, यह निश्चित समष्टि मतलब डिफिनिट इनवर्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है, निश्चित समष्टि, वास्तविक समष्टि, अनुमानित समष्टि और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका निश्चित समष्टि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निश्चित है। अगला प्रश्न है, प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब क्या है, छाल्टी, सन, करपासा या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब क्या है, करपासा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी आपका पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है और ये इसका मतलब क्या है, करपासा है। अगला प्रश्न है आपका, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था, पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। तो गृह विज्ञान अपने शुरुआती समय में क्या कहा जाता था, घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जो ये शुरू में क्या कहा गया इसको, गृह विज्ञान को, कि घरेलू विज्ञान कहा गया, और वर्तमान स्थिति एवं अध्ययन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञान को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। आज की बात अगर हम करें तो यह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधा एवं वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। किसकी अब हम बात कर रहे हैं, गृह विज्ञान की ये परिभाषा दी जा सकती है। तो शुरू में इसको क्या कहा जाता था, इसको घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है, वस्त्र डिजाइनिंग, खाद्य और पोषण, आंतरिक डिजाइनिंग, स्वास्थ्य देखभाल। तो यहाँ पर वस्त्र डिजाइनिंग जी टेक्सटाइल है, खाद्य एवं पोषण है, स्वास्थ्य देखभाल है। यहाँ पर इंटीरियर जो डेकोरेशन है ये इसका डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पर स्वास्थ्य एवं देखभाल यहाँ पर दिया है, ये फूड एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ गया, वस्त्र एंड टेक्सटाइल के अंतर्गत, स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, मातृ एवं शिशु वाला, और फिर उसके बाद आपका एक एक्सटेंशन एजुकेशन आ जाता है, और फिर उसके बाद फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये इसके प्रमुख 5 क्षेत्र हैं। तो ठीक, तो यहाँ पर आंतरिक डिज़ाइन इसमें कुछ मतलब है, तो वो किसके अंतर्गत, FRM के अंतर, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ये कौन सा है, यह एक विशेष क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ग्वालियर की रियासत, कोचीन की रियासत, या फिर बड़ौदा की रियासत, या फरीदकोट की रियासत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है बड़ौदा की रियासत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, बड़ौदा की रियासत। अगला प्रश्न है, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को अधिगम के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, मतलब जो एडगर डेल का जो शंकु है वो उन्होंने जैसे बताया कि किससे सबसे ज़्यादा आप सीखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, मतलब सीखने का, लर्निंग का जो है अधिगम अनुभव, किस प्रकार के हम अनुभव लेते हैं जिससे कि हम सीख पाते हैं। तो कौन सा इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कौन सा कम इफेक्टिव होता है, इसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा और सबसे कम इफेक्टिव क्या होगा, तो ये इसके भी यहाँ पे कूट के माध्यम से ये प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर सीधे आपको सॉल्व करा देती हूँ, फिर कूट दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एडगर डेल के जो शंकु का अनुभव है उन्होंने जो बताया उसमें सबसे पहले उसमें क्या था कि सहयोग पाठों की रूपरेखा तैयार करना और उसको आयोजित करना। जैसे किसी चीज़ में हम डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ये फर्स्ट है, यहाँ पर ये आ जाता है, फर्स्ट पर ये आ जाता है, डी हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है कि स्वकारी कार्यशाला का में भाग लेना, मतलब जैसे वर्कशॉप पे आप काम कर रहे हैं तो वो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिर उससे कम प्रभाव किस पर पड़ेगा कि प्रदर्शन को देखना, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो प्रदर्शन को देखना उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये तीसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद फिर प्रदर्शनी में भाग लेना, ये चौथे नंबर पर है। फिर उसके बाद है वीडियो को देखना, अगर आप किसी वीडियो को देख रहे हैं तो ये 5वें नंबर पर आ जाता है। और फिर सबसे लास्ट में रेडियो कार्यक्रम को सुनना, रेडियो कुछ कार्यक्रम को अगर आप सुन रहे हैं, सिर्फ किसी चीज़ में यहाँ पे आपकी एक इंद्रिय कार्य कर रही है सिर्फ, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा नीचे क्रम में है। तो अगर देखा जाए तो सबसे आएगा हमारा डी आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, ठीक, तीसरे पे हमारा ई आएगा, फिर चौथे पर हमारा आएगा बी आएगा, 5वें पर ए आएगा, और छठे पर हमारा रेडियो कार्यक्रम को सुनना, मतलब ये सबसे लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा किससे होगा, सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा तैयार करना और उसे आयोजित करना। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कूट नहीं दिया हुआ है, नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको वो सीरियल बता दिया है। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। प्रसार शिक्षा कैसी, अव्यवहारिक, व्यवहारिक शिक्षण पद्धति, सामूहिक शिक्षण या विज्ञान शिक्षण पद्धति है। तो प्रसार शिक्षा कैसी पद्धति है, यह एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। प्रसार शिक्षा का अर्थ ही लोगों को ज्ञान प्रदान करना है, उनकी विचार शक्ति का विकास करना तथा मानव में व्यवस्थित, वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना है। प्रसार शिक्षा अत्यंत गत्यात्मक एवं लचीली होती है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? देखकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना या सुनकर सीखना। तो ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत मैंने जब आपको बताया था तो मैंने बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या, करके सीखना, ठीक है, करके सीखना। तो ये प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित ही है, करके सीखने पर आधारित है। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कि एक्स का अर्थ क्या है, आउट करना, और टेंशियो का मतलब है खींचना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये स्कूल कॉलेजों से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, इन सीमाओं से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। और प्रसार शिक्षा में ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है।
प्रसार शिक्षा के चरणों को सही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं और साथ में कूट दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखें कि प्रसार शिक्षा के चरणों को हम सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ध्यानाकर्षण, फिर दूसरा है हमारा आकांक्षा, तीसरा है क्रिया और तीसरा है क्रिया, चौथा है संतुष्टि, पांचवा है विश्वास और छठा है अभिरुचि। तो अगर सही से अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को सबसे पहले क्या, ध्यान आकर्षण, ठीक। फिर उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, हमें रुचि होनी चाहिए। दूसरा क्या हो गया हमारा, अभिरुचि, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो जाता है अभिरुचि, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा, इस पर आ जाएंगे आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम विश्वास होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्रिया होनी चाहिए और सबसे लास्ट में क्या मिलेगी हमको, संतुष्टि, ठीक। तो यहाँ पर तीसरा नंबर, चौथे नंबर पे ये और पांचवा नंबर ये, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगी, हमें क्या मिलेगी, संतुष्टि। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ये जो पहला है ये ध्यानाकर्षण सबसे पहला आ गया। फिर छठे नंबर पे डायरेक्ट आ जाते हैं अभिरुचि, ठीक। तो यहाँ पर पहला और छठा हम देखेंगे ऑप्शन में तो ये हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग किया गया, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस। तो प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कहाँ पर, यूके में किया गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसार शिक्षा सर्वप्रथम कहाँ पर इसका प्रयोग, यूके में हुआ और संसार की ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1873 में किया गया। कहाँ, इंग्लैंड के, यूके की बात हम कर रहे हैं, यूके में इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में किया गया। यह एक नई शैक्षणिक खोज भी और इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुँचाना था जहाँ वे रहते थे और कार्यरत हैं, और इस प्रकार वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश, मतलब कहाँ श्रेय जाता है, तो कहाँ पे, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, ठीक, 1873 में। बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई, वॉशिंगटन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या कलकत्ता विश्वविद्यालय। प्रश्न इसी से रिलेटेड है जिससे पहले मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और कब, किस ईयर में, सन 1873 में। ओके, अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, एग्रीकल्चर। तो औपचारिक तो बिल्कुल नहीं, स्कूल कॉलेजों में नहीं दी जाती। प्रसार शिक्षा ऐसा जरूरी नहीं, गृह विज्ञान के अंतर्गत इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एग्रीकल्चर शिक्षा, एग्रीकल्चर में भी इसका प्रयोग किया जाता है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल है या नॉन फॉर्मल, तो उसमें क्या हो जाएगा, यह एक अनौपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रसार भारती विधेयक में क्या है, सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी व रेडियो में सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराना, व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार भारती जो विधेयक है उसमें क्या है, उसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक समय में टेलीविजन प्रसार का अत्यंत सुलभ व लोकप्रिय साधन है और यह रेडियो से अधिक प्रभावशाली है क्योंकि इसमें चित्र दिखाई देते हैं। साथ ही यह फिल्मों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय इसलिए है, फिल्में किसी न किसी निश्चित समय पर दिखाई जाती हैं, जबकि यह आजकल घर घर में सहज रूप से उपलब्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है यह टीवी की बात हो रही है। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है, केवल महिलाओं की, केवल बच्चों की, केवल किसानों की या उपरोक्त सभी की। तो प्रसार आपका जो कार्यकर्ता है वो इन सभी की जीवन शैली को सुधारने का कार्य करता है, क्योंकि गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक मानवीय मूल्यों, नैतिक सृजनात्मकता, आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों का विकास करता है। इन मूल्यों को आदर, परिवार, समाज, समुदाय तथा देश और राष्ट्र की सभी जगह किया जाता है। गृह विज्ञान
परिवार में स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है, जिससे मूल्यों के प्रति परिवार में आदर व भावना में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, सभी की जीवन शैली को बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं है। प्रसार शिक्षा पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम है, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं है। सी है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। डी है आपका विषय विशेषज्ञता। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रसार शिक्षा वह है जिस चीज़ की आवश्यकता है उसी के लिए इस प्रसार कार्यक्रम को लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मतलब जो सीखना जो भी व्यक्ति जिसको की आवश्यकता है, जो सीखना चाहता है, उसी के लिए ये चीज़ है। जो अगर उसको उस चीज़ की नीड है तभी वो उसको सीखेगा, वरना आप चाहे जितना उसको सिखाते रहें उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रसार शिक्षा का जो प्रमुख सिद्धांत है, संबंधित व्यक्ति को परिवार तथा समुदाय के एकीकृत एवं बहुमुखी विकास की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करना है। व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे वह अपनी समस्या का हल स्वयं करते हुए अपने परिवार, समाज व देश का विकास कर सके। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना या फिर सुनकर सीखना। तो हमने आपको बताया था कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, करके सीखने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया था, सर्वप्रथम प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, और प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ। ठीक, तो ये किस देश में प्रयोग हुआ, तो वो तो हमारा यूके हो गया, लेकिन कुछ लोग यूएसए की भी बात करते हैं। तो यूएसए की भी बात करते हैं क्योंकि लेकिन बहुत लिखित प्रमाण ना होने के कारण उसे यूके ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, तो आप इसको आंसर में यूके ही लिखेंगे। अगर ऑप्शन में यूके है तो आप यूके पर टिक करिए। अगला प्रश्न है, गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि, कला, विज्ञान, वाणिज्य या गृह विज्ञान। तो ये तो बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान। गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि क्या है, गृह विज्ञान है। और गृह विज्ञान की शिक्षा एक नारी को पूर्णता प्रदान करती है। दिन प्रतिदिन जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान भी इसके ज्ञान के द्वारा संभव है, जिससे परिवार के सुख और संतोष की अनुभूति होती है। गृह विज्ञान विशेषज्ञों के कथनानुसार यह शिक्षा नारी की अभिवृत्तियों की भी संतुष्टि करती है। यह जिज्ञासा, संचय, आत्म रचनात्मक अभिवृत्ति, विक्रयशीलता आदि। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि क्या है, गृह विज्ञान है। अगला है प्रश्न है, कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे। केवीके इसकी बात कर रहा है कि केवीके क्यों प्रारंभ किया गया। कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालयीन छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, महाविद्यालयीन छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि केवीके मतलब कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे। तो ये सबसे जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसको खोला गया था। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वह कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किए गए थे, ताकि किसानों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे वो अच्छी तरह से अपनी फसल को उगा सके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। जात्रा, बुर्रा कथा, विदेशिया या रामलीला। ठीक, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो लोक थिएटर की बात कर रहा है तो वहाँ पर रामलीला उत्तर प्रदेश का है, हम सभी इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है,
प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। प्रदर्शन विधि, परिपत्र विधि, घर पर भेंट और टीवी। तो प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत यहाँ पे बात हो गई। तो अब हम जान गए कि व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं तो पर्सनल रूप से मिलना, तो पर्सनल रूप से किसी से मिलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, घर पर भेंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो घर पर भेंट प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच की विधि है। यह संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है। बिल्कुल आमने सामने बातचीत का अवसर मिलता है। और प्रसार इस विधि में कृषक गृहिणियों के खेत या घर पर मिला जाता है और वहीं पर बातचीत के द्वारा बहुत से ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। इससे प्रसार कार्यकर्ता किसान और उनके परिवार से सीधा संपर्क बनाता है। यह व्यक्तिगत रूप से मिलने की व्यवस्था किसी विशेष उद्देश्य और विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु की जाती है। इस विधि के द्वारा निजी समूह की तथा संपूर्ण गांव की प्रमुख समस्याओं को पता लगाया जा सकता है, जैसे वहां के भूमि, सिंचाई, रोपण, प्रत्यारोपण, जल निकासी, कीड़ों से बचाव, बीमारी, कृषि यंत्रों का प्रयोग, कुटीर उद्योग। ये सारे उदाहरण हैं जिससे कि व्यक्तिगत पहुंच के द्वारा आसानी से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक, तो आज के साथ ये इसी को प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। और फिर एक्सटेंशन के ही, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि यूनिट वाइज आप हमें एक्सटेंशन पढ़ाइए, तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको यूनिट वाइज एक्सटेंशन पढ़ाऊँ। इसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, अर्थ बता दिया, डिफिनीशंस बता दी, फिलॉसफी बता दी और फिर उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी बता दिए हैं। अब जो हमारा है, अब वो जो हमारी जो प्रसार शिक्षा की जो विधियाँ हैं, अब अगला टॉपिक हमारा उसी पर होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, कीप लर्निंग, बाय।